कर ऐश की, ऐसी खबरें हैं। उन्होंने घर से दफ्तर जाने में हर रोज पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और यह दावा किया पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, जिसके मुताबिक इमरान खान अपने कई एकड़ में फैले आलीशान घर से पीएम हाउस तक हेलीकॉप्टर से आते जाते थे और करीब 15 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने के लिए एक बार में पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक रोजाना सरकारी खजाने को 8 लाख रुपए का चूना लगाते रहे। जबकि 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने साइकिल से दफ्तर जाने का ऐलान किया था, जिसके लिए उन्होंने सरकार का खजाना खाली होने की दलील दी थी। उनके इसी बयान के बहाने पाकिस्तान की नई गठबंधन सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने उन्हें निशाने पर ले लिया। बड़े बातें करते थे कि हमने साइकिल पे आना है प्राइम मिनिस्टर हाउस। पाकिस्तान की नई सरकार की ओर से इमरान के हेलीकॉप्टर पर खर्च हुई रकम का लेखा जोखा भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक करीब 3.5 साल तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान इमरान ने सिर्फ घर से दफ्तर आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक करीब 100 करोड़ रुपए फूंक दिए। इस बीच पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के करीबियों को किनारे लगा दिया, जिसके बाद वहां की राजनीति में फिर बवाल खड़ा होता दिख रहा है। क्योंकि अपने पिता के करीबियों को नजरअंदाज किए जाने से नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन की नेता मरियम भड़क गईं और उन्होंने अपने चाचा शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोलने के संकेत दे दिए। उनके समर्थकों का यह भी आरोप है कि शहबाज शरीफ ने नवाज के खास लोगों की तो अनदेखी की ही, साथ ही मरियम को भी कोई अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी और इसी वजह से पार्टी के संस्थापक नवाज का परिवार खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ की कैबिनेट में 33 नेताओं को मंत्री बनाया गया और पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि उनमें नवाज शरीफ के सिर्फ एक करीबी नेता जावेद लतीफ को जगह दी गई। हालांकि पार्टी में नाराजगी की वजह से वो भी मंगलवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। मरियम नवाज के गुट का आरोप है कि शहबाज ने चुन चुनकर अपने वफादारों को कैबिनेट में भर लिया। एक और पीएमएलएन ने कोहराम मचा, एक और यहां पर पीएमएलएन में कोहराम मचा, तो वहीं गठबंधन सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शहबाज की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि अटकलें हैं कि नई कैबिनेट में अपनी पार्टी की अनदेखी से बिलावल भुट्टो भी नाराज है और वो नवाज शरीफ से इसकी शिकायत करने के लिए लंदन के लिए रवाना हो गए। अफगानिस्तान में मस्जिद में हुए धमाके में कई लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान के कुंदुज में जुमे की नमाज के समय एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि धमाके में 43 लोग घायल हो गए। देश में एक दिन में कोरोना के 2451 नए मरीज सामने आए, जबकि 54 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। वहीं लगातार चौथे दिन कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर लोगों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद खार्किव में यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। वहां कई इलाकों में पुतिन की फौज लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ये सारे हमले जेलेंस्की की सेना को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं और यूक्रेन भी रूसी सेना को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार करते दिखे, जिसके लिए पहले एक जवान ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर रॉकेट लॉन्चर को लॉक किया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरा जवान गाड़ी पर चढ़ा और फिर देखते ही देखते वहां रॉकेटों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक आग उगलते इन रॉकेटों ने आसमान को चीरते हुए अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया और काफी देर तक पूरे इलाके में उनकी तेज आवाज गूंजती रही। यूक्रेन ने जंग के बीच अपने सैनिकों के जश्न मनाने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई शहरों की तस्वीरें दिखाई गईं, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते नजर आए और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक जश्न मनाते भी दिखाई दिए। इस वीडियो में दिखा कि एक जगह यूक्रेन का झंडा गाड़ने के बाद उसके सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद उसके कुछ सैनिक एक दूसरे इलाके में सड़क पर डांस करते नजर आए। वहीं कुछ ने तो बड़े बड़े हथियार अपने कंधों पर लेकर मस्ती भी की। यही नहीं, कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिक बच्चों के पार्क में भी पहुंच गए, जहां उन्होंने झूलों का मजा लिया। जश्न की इन तस्वीरों के साथ ही जेलेंस्की की सेना की ताकत भी इस वीडियो में दिखाई गई कि कैसे रूसी सैनिकों को मारा गया और कई जगहों पर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर भी किया गया। यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर मिसाइलों से कई हमले कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सड़क पर कुछ टैंक आग की लपटों के बीच घिरे नजर आए। देखते ही देखते एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने आसमान से चुन चुनकर रूसी टैंकों को ध्वस्त किया। सड़क पर लगातार हो रहे धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा
विस्फोट इतने जोरदार थे कि चंद मिनटों में पूरा आसमान धुएं से भर गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ टैंक जंग के मैदान में आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, एक मिसाइल गिरी और उनके परखचे उड़ गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जंगल के बीच जेड निशान वाले टैंकों का एक काफिला भी नजर आया, जिनमें कुछ टैंक जलते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले से रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के बेलगरद शहर के एक गांव में पुतिन के टैंकों की कब्रगाह ढूंढ निकाली और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबके सामने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी पेश की, जिनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि रूस के बेलगरद शहर के जिस गांव में तबाह हो चुके रूसी टैंक उसे मिले, वहां जंग से पहले कुछ नहीं हुआ करता था। यूक्रेन का दावा है कि उसके जासूसी ड्रोन ने इस जगह का पता लगाया, जिसके जरिए उसे ये पता लग सका कि दुश्मन का इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने खुद को दुनिया के सामने साबित करने के लिए 2 तस्वीरें सबके सामने रखी, जिनमें एक को उसने जंग से पहले की बताया और दूसरी तस्वीर को युद्ध छिड़ने के बाद 17 मार्च की। दोनों में फर्क ये दिखा कि पहली तस्वीर में गांव की जमीन का वो हिस्सा खाली दिखा, जबकि दूसरी में रूस की कई सैन्य गाड़ियां वहां खड़ी नजर आईं, और वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 17 टैंक हैं। वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें 17 टैंक हैं। इसलिए उस जगह को यूक्रेन ने पुतिन के टैंकों की कब्रगाह बना दिया। कहा जा रहा है कि उनमें कई मार्च के आखिर में यूक्रेन के सुमे शहर में रूस के धावा बोलने के बाद लौटी हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग का कहना है कि रूसी सेना के वो टैंक वहां इसलिए खड़े किए गए क्योंकि वो अब पुतिन के काम के नहीं, उनकी अब मरम्मत नहीं हो सकती है और उन्हें फिर से जंग के मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई खार्किव में बड़ा एक्शन लिया गया है। यूक्रेन के सैन्य डिपो पर कब्जा हो चुका है। गोला बारूद डिपो को कब्जे में लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं खार्किव से। खार्किव में रूस ने बड़ा एक्शन लिया है, कब्जा कर लिया है एक डिपो पर। सैन्य डिपो पर कब्जा होना यानी कि पूरे सैन्य साजो सामान इस वक्त पुतिन की सेना के कब्जे में है। गोला बारूद डिपो को कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर इसे रूस की बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। बड़ी खबर खार्किव से, जहां पर हमले लगातार हो रहे थे। जेलेंस्की की सेना भी जवाब देने की कोशिश कर रही थी पुतिन की सेना को, लेकिन अब पुतिन की सेना आगे बढ़ चुकी है। खार्किव में रूस ने यह बड़ा एक्शन किया है, सैन्य डिपो पर कब्जा कर लिया है। सैन्य डिपो पर कब्जा होना यानी कि पुतिन की सेना का और ज्यादा मजबूत हो जाना। खार्किव में ये सैन्य डिपो पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सैन्य डिपो पर कब्जा कर लिया गया है रूस की सेना की तरफ से। दिल्ली में आग की चपेट में आकर 3 लोग झुलस गए। दिल्ली के आजादपुर मार्केट में एक पेंट की दुकान में आग लगने से दुकान के 3 कर्मचारी घायल हो गए। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल के कांगड़ा में आज एक जनसभा करेंगे। वहीं केजरीवाल 1 बजे कांगड़ा के चंबी ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू के संजुआ में सुरक्षा बल पर आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची। संजुआ में हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि मुठभेड़ के समय 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारियोपोल में जंग हारने के बाद यूक्रेन के जवान खार्किव में डट गए। पिछले 1.5 महीने में वहां रूसी सेना के हमलों ने पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और वो पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए। इस दौरान ये जवान वहां की एक बिल्डिंग में छिपे अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए टैंक से गोलों की बारिश करते नजर आए। ऐसा कर उन्होंने इस सरकारी इमारत को आजाद करवा लिया। मगर वहां हुए हमलों से उस इमारत का हुलिया पूरी तरह बदला नजर आया। हालांकि बाहर से तो वो ठीक ठाक ही नजर आई, लेकिन जब यूक्रेन के सैनिक उसके अंदर पहुंचे तो उन्हें जगह जगह तबाही के निशान दिखे। ऐसे में इन जवानों को मलबे के ढेर से ही आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि इस बिल्डिंग में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन पुतिन की सेना ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से सब तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वहां कई गाड़ियां भी गोलाबारी से कबाड़ के ढेर में बदली दिखी। मतलब साफ है कि रूस के सबसे खतरनाक परमाणु हथियार के टेस्ट का नाम सुनकर ही अमेरिका के कान खड़े हो गए थे और इसीलिए उसने अपनी वायुसेना के 2 स्पाई प्लेन उसके पीछे छोड़े थे ताकि रूस की सरमात मिसाइल की टोह ली जा सके। असल में यूक्रेन युद्ध के बीच 2 दिन पहले जब रूस ने अपनी सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तभी से अमेरिका और उसके साथी देशों में हड़कंप मचा है। रूस की यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि अमेरिका भी उससे खौफ खाता है और इसीलिए वो उसे सेटन यानी शैतान कहता है।
यही वजह रही कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस की शैतानी सरमत मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए अपनी एयरफोर्स के 2 RC-135S विमान उड़ाए थे, जो कि रूस के पूर्वी तट तक गए थे। वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन रूस ने अपना मिसाइल टेस्ट किया था, यानी 2 दिन पहले। माना जा रहा है कि रूस के पूर्वी तट को मंजिल इसलिए चुना गया क्योंकि उसकी सरमत मिसाइल भी रूस के उत्तर पश्चिमी अरखानगिर्स्क प्रांत से लॉन्च होकर उसके बिल्कुल पूर्वी छोर पर मौजूद कमचत्का प्रायद्वीप पर जाकर गिरी थी। ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए सामने आई तस्वीरों में अमेरिका के दोनों RC-135S विमान उसके एयरबेस से उड़ान भरकर बेरिंग सागर के ऊपर उड़ते नजर आए, वो भी बिल्कुल एक के पीछे एक। तस्वीर में बीच में ये बेरिंग सागर है, इसके पूर्व में है अमेरिका और पश्चिम में है रूस। रूस की तरफ यह है कमचत्का प्रायद्वीप, जहां 2 दिन पहले उसकी सरमत मिसाइल टेस्ट के दौरान गिरी थी। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका के दोनों विमान रूस की सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की जासूसी करने ही निकले थे और रूस के कमचत्का की तरफ गए थे। हालांकि जब रूस की मिसाइल की टेस्ट की खबर आई थी तो अमेरिका ने उसे रूटीन बताया था और साफ कहा था कि मिसाइल परीक्षण से उसे और उसके साथियों को कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा था कि उसने रूस के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक भी किया है। अब सवाल यह कि क्या रूस की सरमत मिसाइल के पीछे अपने 2 RC-135S हवाई जहाज लगाकर अमेरिका उसे ट्रैक कर रहा था, या ये रूस की मिसाइल की जासूसी थी? ये शक इसलिए क्योंकि अमेरिका के इस काम के लिए अपने RC-135S प्लेन को चुनने के पीछे रक्षा विशेषज्ञों को साजिश की बू आ रही है। इसकी वजह यह कि RC-135S प्लेन अमेरिका ने अपने दुश्मन की जासूसी करने, उस पर नजर रखने के लिए ही बनाया है। अमेरिका अपने इस हवाई जहाज को विवादित इलाकों के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने के लिए काम पर लगाता रहा है। अमेरिका के पास इतने हवाई जहाज हैं, वो कोई और भी विमान तो उड़ा सकता था, लेकिन उसने RC-135S जासूसी करने वाले प्लेन को ही क्यों चुना, और वो भी उसी दिन क्यों उड़े जिस दिन रूस की मिसाइल का टेस्ट था? मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि 2 दिन पहले जब रूस की सरमत मिसाइल का टेस्ट हुआ, उसी दिन अमेरिका के दोनों RC-135S हवाई जहाजों ने अलास्का में अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरी और फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में वो बेरिंग सागर के ऊपर उड़ते नजर आए। अब बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है जो अमेरिका के अलास्का और रूस के बीच में है। बेरिंग सागर के पूर्व में है अलास्का और पश्चिम में रूस की तरफ है उसका कमचत्का प्रायद्वीप। वही कमचत्का प्रायद्वीप जहां रूस की सरमत मिसाइल टेस्ट के बाद गिरी थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहुत ही असामान्य है कि जब अमेरिका ने अपने 2 RC-135S एक ही मिशन पर लगा दिए, जो कि ऑपरेट भी एक साथ हो रहे हैं। यूक्रेन की जंग में थकी हारी दिख रही रूस की सेना का कुछ ही दिनों में जैसे चेहरा भी बदल गया। एक के बाद एक शहरों पर जीत का दावा और तेजी से अंजाम की तरफ बढ़ती दिख रही जंग के इस बदले रंग के पीछे रूस की सेना के एक ऐसे अधिकारी का दिमाग माना जा रहा है जिसे सीरिया का कसाई कहा जाता है। एलेक्जेंडर दोर्निकोव ने 12 अप्रैल को यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन की कमान संभाली थी और दोर्निकोव ने जैसे ही मोर्चा संभाला, जंग के मैदान से पुतिन के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गईं। खार्किव में ऐसी बहुत सारी जगह थीं जहां एक बार रूस कब्जा कर चुका था, लेकिन यूक्रेन ने वापसी कर ली। यहां तक कि मारियोपोल की तबाही के बाद भी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। डोनेस्क और लुहांस्क में विद्रोहियों के समर्थन के बावजूद रूस जंग को नतीजे तक पहुंचा नहीं पाया था, बल्कि रूस अपने 30,000 से ज्यादा सैनिकों को खो चुका था। उन टैंकों और अलग अलग तरह के विमानों की कुल गिनती सैकड़ों में पहुंच चुकी थी जिन्हें यूक्रेन ने तबाह कर दिया था। लेकिन दोर्निकोव इस जंग में पुतिन का तुरुप का इक्का साबित हुए। दावा यह है कि पिछले करीब 1 हफ्ते में रूस की फौज को इस जंग में कई बड़ी कामयाबियां मिली, जिनके पीछे दोर्निकोव की कुशल रणनीति और तेज दिमाग को वजह माना जा रहा है, जिनके दम पर रूस ने जंग का रुख ही पलट कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों में आई खबरें रूस की सेना का हौसला बढ़ाने वाली हैं, जिनके मुताबिक रूस की फौज ने खार्किव शहर पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्किव रूस की सीमा के बिल्कुल पास है और जंग छिड़ने के बाद से ही रूस की फौज 2 बार शहर पर कब्जे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन दोनों बार यूक्रेन की फौज ने शहर पर फिर से कब्जा कर लिया। यही हाल मारियोपोल का है। रूस की फौज ने अब जाकर मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान किया, जबकि लंबे वक्त से वहां संघर्ष चल रहा था। ओदेसा और खेरसॉन में भी रूस के हमले तेज हुए हैं और माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में ये हमले किसी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। रूस की फौज ने दावा किया है कि जिन शहरों पर रूस ने इस बार कब्जा किया है वो रूस के किले जैसे हैं। इस बार उन्हें रूस की पकड़ से छुड़ाना मुमकिन नहीं होगा। रूस की फौज ने तो दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में उसके सैनिकों की संख्या यूक्रेन के सैनिकों से 3 गुना ज्यादा है। इसीलिए माना जा रहा है कि 9 मई तक रूस इस जंग को खत्म कर सकता है। 9 मई का दिन कुछ वक्त पहले भी सामने आया था।
ये वो तारीख है जब रूस में हर साल जश्न मनाया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी ने 9 मई के दिन सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि इस बार जब 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे मनाया जाए तब तक यूक्रेन की जंग खत्म हो चुकी हो।